स्वागत मैं हूं हिमांशु देवेंद्र और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा। चर्चा के तहत आज हमारा विषय काफी संजीदा है। हमारा विषय तालिबान, चिंता में देश, खतरे में दुनिया। तमाम प्रकार की उठापटक, जोर जबरदस्ती, मान मनोबल का सारा दौर बीत चुका और अफगानिस्तान में तालिबान की ताजपोशी एक हकीकत बनकर हमारे सामने। तालिबान जिसने 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में शासन किया और उस शासनकाल को कबीलाई युग की संज्ञा तमाम मानवाधिकारवादियों द्वारा पूरी दुनिया में दी जाती थी, वो तालिबान एक बार फिर हकीकत के तौर पर दुनिया के सामने है। भारत जैसा देश चिंता से ग्रस्त है क्योंकि तालिबान जब अफगानिस्तान में सत्ता में आया था तो कंधार विमान अपहरण कांड जैसी विभीषिका का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा और एक बार फिर जब तालिबान सत्ता में काबिज हुआ है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लाल कालीन बिछाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। इमरान खान इसे गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने वाली घटना करार दे रहे हैं। चीन आश्चर्यजनक रूप से तालिबान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और दुनिया में पहला मुल्क बन चुका है जो तालिबान के कब्जे को आधिकारिक रूप से मान्यता देते हुए तालिबान की सरकार को मान्यता दे चुका है। तमाम और शक्तिशाली देश भी दुनिया के तालिबान के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम बुद्धिमान राजनयिक इस बात को लेकर चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं, दहशत में हैं कि क्या एक बार फिर दुनिया में आतंक का राज पांव पसारता हुआ दिखाई देगा। तालिबान जिसको जिम्मेदार माना गया अलकायदा के संदर्भ में, जिसको अन्य आतंकी संगठनों के संदर्भ में हमदर्द के तौर पर देखा गया, जिसको तमाम आत्मघाती हमलों के संदर्भ में सुनियोजित षड्यंत्रकारी के तौर पर इतिहास के पन्नों में देखा गया, उस तालिबान का इस कदर शक्तिशाली होकर उभरना हिंदुस्तान और दुनिया के लिए किस प्रकार से आने वाले समय में सबब बनेगा, इस पर हम बात करेंगे। चार खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। देश और दुनिया के संदर्भ में हम उनके साथ बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार जो इस विषय के संदर्भ में अब तक बेहद संतुलित रुख अपनाए हुए है, फूंक फूंक कर कदम रखती हुई दिखाई दे रही है, पर पड़ोसी मुल्कों की तत्परता को देखते हुए क्या इस कदर चुप्पी या इस कदर असमंजस की स्थिति को सराहना चाहिए या इसके संदर्भ में एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ दुनिया के सम्मुख आना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उन मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले, लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र देश और दुनिया के सम्मुख जो परिस्थिति बनी है उसी को समर्पित। ये कहता है कि विधि पतितनानाम नराणाम प्रियकारी दुर्लभो भवति, अर्थात विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों का, विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों का प्रिय करने वाले दुर्लभ होते हैं। यह विचार शुल्लक के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और कुल मिलाकर इस समय अफगानिस्तान जिस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है, आश्चर्यजनक रूप से दुनिया से उसे उस प्रकार का समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है जिस प्रकार से अफगान के उन लाखों करोड़ों लोग जिनकी आजादी खतरे में है, जिनके अधिकार खतरे में है, जिनकी स्वतंत्रता खतरे में है, एक जन समर्थन पूरी दुनिया से मिलना चाहिए था। बदला हुआ हालात, बदली हुई परिस्थितियां इस रूप में है कि वो दुनिया के तमाम मुल्क जो आतंकियों से बात करने के हमेशा खिलाफ है, वो तमाम मुल्क जो मानव अधिकारों के संदर्भ में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अतीत में दिखाई देते थे, वो इस समय तालिबान की दहशत में और तालिबान के साथ संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यह मानव अधिकारों के संदर्भ में, शांति के प्रति प्रयत्नों के संदर्भ में एक हार के तौर पर हमें देखना चाहिए? आने वाले समय में यह विश्व और भारत की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव लाएगा, इस पर भी हम अपनी बात करेंगे। इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ जाने माने राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब एक बार फिर मौजूद है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रहे संजय कुलकर्णी साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ त्रिपाठी साहब हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और साथ ही संजीदा पत्रकार के तौर पर देश में अलग छवि रखने वाले विनोद अग्निहोत्री जी भी खासतौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत निश्चित रूप से हमें सज्जनहार साहब से ही करनी होगी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया की प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली। राष्ट्रपति रहे ट्रंप जिन्होंने तालिबान के साथ समझौते को मूर्त रूप दिया, जिन्होंने इस बात को बड़े गर्व के साथ एक समय बताया था कि हम अमेरिकन सैनिकों को वापस ले जाने वाले हैं, आज उस निर्णय का जब क्रियान्वयन जो बाइडेन कर रहे हैं तो वो सवाल उठा रहे हैं।
अमेरिका की हार करार दे रहे हैं, अमेरिका के इस कदम को खारिज कर दे रहे हैं जिस कदम की बुनियाद उन्होंने ही रखी। दुनिया के तमाम देश, सज्जनर साहब हमने पहले भी बात की थी, इस बार बदले हुए रुख के साथ तालिबान के साथ संवाद करने के लिए लोग व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। उससे रहम की भीख मांगते हुए भी अगर शब्द का इस्तेमाल कर लें तो शायद गलत नहीं है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तमाम मुल्क कर रहे हैं। आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई दुनिया ने हार मान ली आतंकी संगठनों के सामने? दुनिया ने हार मान ली अपने संघर्ष जो मानव अधिकार के संदर्भ में हम सतत रूप से करते आ रहे थे? किस रूप में देखें तालिबान की इस ताजपोशी को और उस पर विश्व की प्रतिक्रिया को? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा जो दुनिया ने हार मान ली है आतंक के विरुद्ध। मैं ये कहूंगा जो कुछ देश हैं, जो पड़ोस के देश हैं, और उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो अपने हितों को साधने के लिए तालिबान से बात करने के लिए तत्पर हैं, तालिबान से बात करते रहे हैं। आपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, जो उन्होंने वहां पर ये जो समझौता किया था, ठीक है, उन्होंने बहुत लेजिटिमेसी दी, लेजिटिमाइज किया, क्योंकि उन्होंने तालिबान से बात की और अफगान की जो सरकार थी, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, आप कह सकते हैं जो वहां पर जो डेमोक्रेसी है, जो इलेक्शंस हैं, वो पूरी तरीके से वो नहीं है, ठीक नहीं है, उनमें बहुत खामियां हैं, परंतु फिर भी डेमोक्रेटिक सरकार थी। डेमोक्रेटिक सरकार के ऊपर या उसकी बराबरी के साथ उन्होंने तालिबान को भी लिया है, क्योंकि उन्होंने समझौता उनके साथ किया। दूसरी बात है, उन्होंने देखिए जो समझौता किया वो अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए उन्होंने समझौता किया, क्योंकि उनका इलेक्शन हो रहा था और वो उन्होंने अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं अमेरिका में, उनको उन्होंने बताया था जो अपने सैनिकों को वो वापस लेकर आएंगे, और इसी को वो पूरा करना चाहते थे, जिससे कि उनको इलेक्शन में उसका फायदा हो। इलेक्शन में फायदा तो हुआ नहीं, जिस कारण से वो हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जो आपने कहा जो बाइडेन उसको आगे ले जाने लगे, तो मेरे विचार से जिस तरीके से विड्रॉल हुआ, ये अमेरिका में कोई नहीं कह रहा, और मेरे विचार से दुनिया में भी ऐसा कोई नहीं कह रहा जो अमेरिका के सैनिक हैं वहां से वो विड्रॉ नहीं करने चाहिए। आखिर वो वहां पर 20 साल तक रहे हैं, बहुत उन्होंने वॉर एफर्ट में $1 ट्रिलियन लगाया है, 2400 उनके सोल्जर्स मरे हैं, तो उनको ठीक है 20 साल तो काफी ज्यादा अरसा है, काफी लंबा अरसा है, पर जिस तरीके से उन्होंने वहां से विड्रॉल किया है, मेरे ख्याल से उसकी वजह से जो पूरी दुनिया में उनकी जो इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो और उससे उनकी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए स्टैंडिंग को, उनके क्लाउड को, प्रेस्टीज को, क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को बहुत धक्का लगा है, और मेरे विचार से वो आगे चलते हुए उनके लिए, अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं होगा। तीसरी बात है, उन्होंने ये जो अफगानिस्तान है उसको छोड़ दिया, तो मतलब चीन और रूस के आने के लिए उन्होंने बिल्कुल रास्ता साफ कर लिया है। अब दूसरी बात आपने कही, जो दुनिया के सभी जो देश हैं वो लालायत हो रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं तालिबान से बातचीत करने के लिए और कुछ संबंध बनाने के लिए, तो मैं इससे थोड़ा, मेरा अपना जो ओपिनियन है थोड़ा सा भिन्न है। मेरे ख्याल से वो कोई ऐसे लालायत नहीं हो रहा है, वो समझते हैं जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उन्होंने सुना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा गया है, जो हम ये करेंगे और वो करेंगे, सभी के मानव अधिकारों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो विमेन राइट है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो दफ्तरों में जाकर काम कर सकती हैं, जो बच्चियां हैं वो जाकर पढ़ाई कर सकती हैं, कोई उसमें उनको दिक्कत नहीं होगी। परंतु सभी लोग ये सोच रहे हैं जो ये एक कुछ ऐसा मुखौटा है जो वो लगाए हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को बताया जाए जो तालिबान 2.0, बहुत इसमें अंतर है तालिबान 1.0 जो 1996 से 2001 में हुआ था। तो इसीलिए वो चाहते हैं जो वो बात कह रहे हैं उसको कैसे वो जमीन पर वो उसको करते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं। और अभी आपने देखा, आखिर में मैं ये कहूंगा, जलालाबाद में आपने देखा जो कैसे प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पर, और वहां पर गोली भी चली और 3 लोगों को मार भी दिया। और भी जो प्रोविंसेस हैं वहां पर देखिए, काबुल में तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया, परंतु इसी बात की बिल्कुल अवहेलना हो रही है। और जो प्रोविंसेस हैं, तो सारी दुनिया और मेरे ख्याल से भारत भी
इस बात का इंतजार कर रहा है जो हम देखना चाहते हैं, जो वहां के हालात वो कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी हमें मानना होगा तालिबान एक कोई मोनोलिथ एंटिटी नहीं है। उसमें आईसिस भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, अलकायदा भी जुड़ा हुआ है, लश्कर भी है, जैश भी है, यहां तक कि ईटिम भी है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि वहां पर चीन में उनके विरुद्ध उइगुर मुसलमानों के हित में वो वहां पर काम करता है, और जो वहां पर नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसके विरुद्ध भी वो वहां पर काम करेगा। तो चीन को उससे बहुत दिक्कत है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, कल जो उन्होंने कंदाहार में और काबुल में जो उन्होंने जेल खोले हैं, उसमें जितने सारी कैदी निकले हैं, 5000 कैदी निकले हैं, उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, जो पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध काम करते हैं। तो इसीलिए हमें आगे चलते हुए थोड़ा देखना होगा जो वो कैसे इन सब चीजों को संभालते हैं, उनकी सरकार कैसे बनती है, उनकी नीतियां कैसे बनती हैं, कैसे उसको कार्यान्वित करते हैं, और तभी भारत और मेरे विचार से और सब देश हैं उसमें अपना रिस्पॉन्स करेंगे, जो उनके साथ कैसा संबंध किया जाए। सबसे जो बॉटम लाइन है वो है मानव अधिकारों को वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और नारी के अधिकारों को, विमेन के राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स को वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। भारत के लिए एक और भी चीज है, जो अपनी टेरिटरी को वो आतंकी गुटों को नहीं दे, जिससे कि भारत के विरुद्ध कोई वहां पर आतंकी हमले किए जा सके। जी तो मेरे 2-3 विषयों पर आपसे और स्पष्टता की उम्मीद के साथ सवाल है। आपने खारिज किया कि नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि दुनिया के मुल्क कोई बातचीत करने के लिए लालायित है, पर बदली हुई परिस्थितियों को देखिए। जिन्हें हम महाशक्ति मानते हैं दुनिया की, अमेरिका वो तालिबान से पहले से ही बात करता आ रहा है, रशिया तालिबान से बात कर रहा है, चीन उनकी सरकार को ही मान्यता दे दिया है, पाकिस्तान स्वागत कर रहा है, गुलामी की बेड़ियों को टूटने वाले कदम के तौर पर दिखा रहा है। 60 से ज्यादा देश निवेदन कर रहे हैं तालिबान से कि वह हमारे नागरिकों को और किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, इस प्रकार की अपील कर रहे हैं। जिस संगठन को एक आतंकी समूह से ज्यादा इस दुनिया के तमाम देश मानते नहीं थे, उन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में उसके द्वारा बंदूक के जोर पर सत्ता हासिल करने के कदम को क्या एक प्रकार से स्वीकार नहीं कर लिया? क्या खारिज करेंगे आप इस दृश्य को कि हाँ ये दिख रहा है? और दूसरा सवाल यह था कि भारत सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया तालिबान के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर आई हो, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री के स्तर पर भी अभी कोई स्पष्ट बयान आया नहीं। इस मौन को, इस संयम को, इस धैर्य को किस नजरिए के साथ हमें देखना चाहिए? आपका बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, देश नीति के आप मर्मज्ञ हैं। देश में इस बात पर भी अचंभा जताया जा रहा है ये चुप्पी क्यों है, पर इस चुप्पी के कुछ तो कारण होंगे जिसके कारण हमने ये रुक रखा है। थोड़ा दृष्टि देंगे आप इस पर? देखिए, दो सवाल आपने पूछे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछे। देखिए, ऐसा नहीं है जो अमेरिका ने, जो आपने सबसे पहले कहा, ठीक है, अमेरिका उनसे बातचीत करता रहा है, दोहा में उनका दफ्तर भी उन्होंने 2013 में खुलवाया बातचीत के लिए, क्योंकि अमेरिका वहां से, अफगानिस्तान से निकलना चाहता था। परंतु इसका मतलब ये नहीं है जो उन्होंने उसको मान्यता दे दी है। अभी आपने देखा होगा जो कई उनके अफगानिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं 9.5 बिलियन, उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया है। तालिबान की सरकार है, उसको नहीं ले सकती है। अभी तालिबान की तो सरकार नहीं बनी है, परंतु तालिबान के जो भी वो एंटिटी है वो उसको नहीं ले सकती है। तो ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने मान्यता दे दी है। यही बात सभी और देशों ने भी कही है, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, परंतु सभी की ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे लोग हैं वहां पर, उनको हम सही सलामत बाहर निकाल कर लेकर आए। तो इसीलिए उसके लिए तो उनसे बात की जा सकती है, जो भी एंटिटीज है, और उनसे अपील किया जा सकता है जो हमारे लोगों को आप वो नहीं पहुंचाइए, किसी प्रकार का हार्म मत करिएगा। और यही उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो ना किसी फॉरेनर को, ना किसी डिप्लोमेट को, ना जो यहां पर और बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम कोई एक्शन लेंगे, उनको हम बाहर जाने का बिल्कुल पूरी तरीके से रास्ता दिखाएंगे। तो देखिए, ये सभी देशों का इंटरेस्ट होता है जो अपने नागरिकों को
सही सलामत सुरक्षा से वहां से बाहर निकाल लिया जाए। और इसमें अगर उनसे बात करनी पड़ती है तो इसका यह मतलब नहीं है जो उनको रिकॉग्निशन दे दिया गया है। जहां तक भारत की बात है, देखिए अभी कल ही बात हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और उसमें ये दोनों चीजें एकदम साफ निकल कर आई हैं। जो हम नहीं चाहते जो अफगानिस्तान की धरती किसी प्रकार के आतंकी हमलों के लिए वहां पर से इस्तेमाल की जाए। और दूसरा प्राथमिकता उन्होंने भी यही बताई है, जो हमारे बहुत सारे वहां पर नागरिक हैं उनको हम सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है, नीति है इसके बारे में, जिसे अब कहा जाएगा स्ट्रेटेजिक पेशेंस, आपको वेट एंड वॉच करना है। देखिए हमें इतनी जल्दी नहीं है कोई वहां पर कुछ काम करने की, रिकॉग्नाइज करने की या नहीं रिकॉग्नाइज करने की या कुछ कहने की। अभी तो देखिए हिमांशु जी, उनकी सरकार भी नहीं बनी है, सरकार को बनने दीजिएगा और फिर हम देखेंगे उसका सरकार का कम्प्लेक्शन क्या है। उसके बाद उनकी कुछ नीतियों को सामने आने दीजिएगा। देखिए तभी तो हम कुछ निर्णय करेंगे, कुछ निश्चय करेंगे, अदरवाइज हम हवा में कैसे निश्चय करेंगे? क्योंकि आप हवा में कैसे निश्चय करेंगे, सज्जनहार साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं जनरल कुलकर्णी साहब आपके पास कुछ सैन्य नजरिए से बात करने के लिए आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, क्या पूरी दुनिया ने स्वीकार नहीं कर लिया तालिबान की ताकत को, तालिबान के वजूद को? जिस प्रकार से दुनिया के तमाम मुल्क जो अभी तक अफगानिस्तान में अपनी बाहें फड़फड़ाते थे, अब कोई जना सेना भेजने की बात नहीं कर रहा। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना भी, शांति सेना भी वहां पर उतारी जाए, इस संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहा। क्या इस दृश्य के लिए आप बतौर फौजी तैयार थे? क्या आपको लगता है कि दुनिया ने वाकई अब आतंक के सम्मुख एक समर्पण नहीं कर दिया इस घटनाक्रम के संदर्भ में? आपने, क्योंकि ये वाकई एक विडंबना है कि क्या कारण है कि इतने सारे देश वहां लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, जब 20 साल से उनका दबदबा था, और आज क्यों इस तरह का एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है? ये कारण ये नहीं है। अगर आप देखें जो तालिबान है और जो संस्थान पठान है, और ये जो पठान है वो पाकिस्तान में 3 गुना ज्यादा है बनिस्बत अफगानिस्तान में। और तालिबान जो है, ये जो सारे यानी जो मदरसे में खड़े हुए हैं, जिसकी जो मानसिकता है वो बदली की गई है, वो सारी की सारी पाकिस्तान में की गई है। और पाकिस्तान का मकसद अलग था, पाकिस्तान का मकसद था स्ट्रैटेजिक डेप्थ, और वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ उसको लेना है, और वह उसमें काफी हद तक आज की तारीख में राउंड 1 पाकिस्तान से जाता है। ये क्यों हुआ? क्या ये मालूम नहीं था किसी को? पर आप देखिएगा कि चीन जो एक देश है, वो पाकिस्तान को अपना एक पिट्ठू बना करके इस्तेमाल करना चाहता है अफगानिस्तान को किसी दूसरे मकसद के लिए। उसका मकसद तालिबान से प्यार या किसी से प्यार नहीं है, उसका मकसद है वहां से उसके जो मिनरल्स हैं, उसकी जो जितनी भी पाइपलाइन जो सेंट्रल एशिया से उसके लिए लानी है, उनकी सेफ्टी और मिनरल्स को निकालना। यानी वो एक दुकानदार की तरह वहां से क्या ले सकता है, उसकी वो सोच है। बाकी रूस की भी सोच है कि किस प्रकार से वो सेंट्रल एशिया के जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो जितने देश है, इनमें कोई दखलंदाजी ना दे। ईरान जो पिछली बार तालिबान के खिलाफ था, आज तालिबान के साथ खड़ा है, क्योंकि ये सारे लेकर के अमेरिका के विरुद्ध है। अमेरिका बार बार और काफी सालों से कहता आया है तालिबान को कि हम आपसे अब बात करेंगे, और जब बातचीत शुरू हो गई तब से आज तक तालिबान की हौसला अफजाई हुई। हम ही है जो कुछ भी है, और जिसके अफगान नेशनल सरकार है, जिसके 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिनके पास आधुनिक हथियार दिए गए, जिनके पास बख्तर गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट सबके साथ है, तो क्यों नहीं लड़े? क्या कारण है? और फिर उनकी मदद के लिए क्यों कोई नहीं आ रहा है? आप एक बात जान लीजिएगा कि एक लैंड लॉक कंट्री होने के नाते एक जो तालिबान है, बिल्कुल रगड़ टेरेन में जिसको रहने की आदत है, उसको सिर्फ एक AK-47 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसकी पूरी जो मानसिकता है वो AK-47 और पश्तून वाली कोड क्या है? वैल्यू, किनशिप और लीडरशिप। और उसमें माफी के साथ आपको रोकूंगा, आपके साथ हमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम जा रही है, मतलब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं अपनी PCR टीम को बोलता हूं कि वो दोबारा आपको कनेक्ट करें। तो तक मैं प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी के पास रुक करता हूं। धनंजय जी, आपने अशोक सज्जनहार साहब के आकलन को समझने की और बूझने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तालिबान का इस बार जो प्रस्तुतिकरण है,
शब्दों के तौर पर वो काफी बदला हुआ है। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, क्या ये वाकई हृदय परिवर्तन है? एक तरफ वो इस्लामिक एमिरेट्स बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महिलाओं को हम काम पर भी जाने देंगे, महिलाओं को हम शिक्षा के संदर्भ में भी नहीं रोकेंगे। और उनका पिछले 5 साल का जो अतीत था, जब उनका शासन था, तो जिस इस्लाम को वो जानते, मानते, बूझते हैं, उसमें तो महिलाओं का घर से निकलना भी दूभर था। उनके अनुसार तो महिलाओं, बच्चों के संदर्भ में पढ़ना ही दूभर था, काम करना तो दूर की बात है। ये इस्लाम 20 साल में क्या इतना बदल गया तालिबानियों के लिए कि हम इस बात का यकीन कर लें? या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सैन्य कार्रवाई कहीं ना हो जाए, कहीं एक वातावरण ना बन जाए, केवल समय लेने के लिए ये कहानी बनाई जा रही है? क्या देख पा रहे हैं त्रिपाठी जी आप? आपने शायद म्यूट का बटन दबा रखा है, इसे अनम्यूट कर देंगे धनंजय जी। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी। ये जो आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बात कही कि क्या हृदय परिवर्तन हो गया है इनका, तो ये एक बहुत कठिन सवाल है। अभी बहुत कुछ देखना बचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई भी कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी बातें कर सकता है, क्योंकि उनको दुनिया को प्रभावित भी करना है, उनको अपनी लेजिटिमेसी भी लेनी है। वो हटाए क्यों जैसे हटाए इसलिए जैसे क्योंकि वो अल-कायदा जैसे संगठनों को संरक्षण दे रहे थे। अल-कायदा वहां से पूरे दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहा था और अमेरिका जैसे देश के ऊपर उसने एक आतंकवादी हमला किया था। अब पिछले 20 सालों में ऐसा कोई भी वाकया मेरी निगाह में नहीं आता है, क्योंकि मैं अफगानिस्तान के थोड़ा केंद्रीय बहुत भी करता हूँ, जो ये हमें बता दे कि उनका आइडियोलॉजिकल शेपिंग जो है वो बदल गई है। उनकी आइडियोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया को लेकर के या समाज को लेकर के, वो बदली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 20 साल तक लगातार जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर हमला करते रहे हैं, वो हॉस्पिटल पर हमला करते रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से वो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ। इस बातचीत के दौरान जो चीज प्रोसेस करते हैं, उस दौरान भी वो हमला करते रहे हैं। तो फिलहाल मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसका हवाला देते हुए हम ये कहें कि ये बदला हुआ तालिबान है या नया तालिबान है। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं का स्वागत करके अगर वो काम करना चाहे अच्छी बात है, लेकिन अगर देखिए हम हिंदुस्तान में बैठे हुए, हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं अफगानिस्तान के अंदर है, वो क्यों वहां से भागना चाह रहे हैं? इनको क्यों विश्वास नहीं है तालिबान के ऊपर? वहां से महिलाएं क्यों भागना चाह रही है? क्यों बोल रही है कि हमें डर है? किस बात का डर है अगर सब कुछ बदला हुआ है? तो मेरे ख्याल से जो अभी अशोक जी कह रहे थे, मैं तो सहमत हूँ कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ ये भी जोर देकर के कहना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों में या उससे पहले एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसके तर्ज पर हम ये कह सके कि तालिबान एक बदला हुआ तालिबान है। पाकिस्तान इसका हैंडलर है, वो भी हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। क्यों है? क्योंकि अशोक जी ने अभी ऑलरेडी समझा कि इसे अकेलौता तालिबान नहीं है, इसके अंदर तमाम सारी फोर्सेज है, जैसे एलईटी है, इसके अंदर अल-कायदा है, तमाम सारे लोग हैं। तो ये आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? अगर सिर्फ उनका एक ही मकसद है। आपने तालिबान के चरित्र को लेकर तो काफी टिप्पणी कर दी। पिछली बार के घटनाक्रम में, आपके घटनाक्रम में एक बदलाव हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसा है कि पाकिस्तान तो पहले भी तालिबानियों के साथ ही गले मिलता हुआ दिखाई देता था, जब 1996 से लेकर 2001 का दौर था। पर वर्तमान में पाकिस्तान से भी ज्यादा चीन तालिबान को गले लगाने के लिए लालच दिखाई दे रहा है। सज्जनार्दा भले उससे इत्तेफाक रखते नहीं रखते मुझे नहीं पता, और चीन की प्रतिक्रिया तालिबान क्या भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्ते इसकी बुनियाद में है? क्या भारत के संदर्भ में आप इसे घोर चिंता का विषय देख पा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन तालिबान का हमदर्द होने का रुख अपनाए हुए हैं? जो तमाम सारी फोर्सेज जैसे कि था अशोक जी ने भी, और सबको पता है कि तमाम सारी फोर्सेज तालिबान के साथ जुड़ी हुई है। इसमें सिर्फ फोर्सेज एंटी इंडिया फोर्सेज भी है। अब सवाल यह है कि वो क्या करेंगी? वो क्या अफगानिस्तान तक सीमित रहेंगी? अगर तालिबान कह रहा है कि हम अपने मुल्क को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी के खिलाफ, ठीक है, वो देखना चाहिए हमें। लेकिन जो चीन की प्रसन्नता है या चीन का जो उदारता अभी तालिबान के प्रति दिख रही है, दो कारण है। तो उनको खुद के अपने इलाकों में उन्होंने मुस्लिम के खिलाफ कर रखा है और उसका तालिबान विरोध करता रहा है, तो उनको डर है कि कहीं तालिबान के वापस आने से
उन सारे संगठन जो चीन के खिलाफ है कहीं उनको भी संरक्षण न मिले, तो एक तो ये कारण है। दूसरा उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया जाता है और बिना एक स्टेबल सरकार, वो सरकार जो चीन के पक्ष में हो, उसके बिना वो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहां से पूरा नहीं होता है। तीसरा है कि भारत के प्रति मेरे ख्याल से चाइना को, तालिबान को सपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनके चलते चीन का एक सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट एटीट्यूड है तालिबान की तरफ। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है अमेरिका से बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन। देखिए, अब हम भले ही कूटनीतिक तौर पर कुछ भी कहे, राजनीतिक तौर पर कुछ भी कहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेरिका की तरह की हार तो अफगानिस्तान के अंदर है। तो जिस तरह से भागे हैं, जिस तरह से क्लॉस क्रिएट हो गया है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं छोड़ा, किसी तरह की एक अल्टरनेटिव सरकार का गठन नहीं किया, तो उस चीज से भी चीन को एक फायदा तो डेफिनेटली है। तो चाइना के संदर्भ में इस नजरिए के साथ धनंजय त्रिपाठी जी, हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी कुलकर्णी साहब से उस बातचीत को पूरा करते हैं और उनसे बतौर सैन्य विशेषज्ञ जानने में दिलचस्पी की क्या पूरी दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क हथियार नहीं डाल दिए हैं कुलकर्णी साहब तालिबान की ताकत के आगे। अमेरिका की भाषा हो गई कि हम तो तालिबान के खात्मे के लिए गए नहीं थे, अलकायदा के खात्मे के लिए गए थे, अलकायदा को खत्म कर दिया। बाकी मुल्क भी तालिबान से लड़ने की भाषा नहीं बोल रहे हैं, उनसे केवल बात कर रहे हैं तो इतनी कर रहे हैं कि देखो कुछ भी करना पर हमारे नागरिकों को पक्ष देना। क्या एक आतंकी समूह के प्रति ये भाषा पूरी दुनिया में आने वाले समय को लेकर चिंता पैदा नहीं करती कुलकर्णी साहब? हिमांशु जी, इसमें हमें दो एक तात्पर्य से संबंधित मैं बात करूंगा। सबसे पहले अमेरिका जो है वो कोई भी, आज अमेरिका है पिछले 20 साल से लगातार अफगानिस्तान के अंदर है। इस मकसद क्या है, उसका मकसद क्या नहीं क्या वो खुद अमेरिका जानता है, तो चलो मानते हैं कि उसका मकसद हल हो गया है और वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। और उसके पिछले 3 साल से ये प्रक्रिया शुरू की और 3 ही साल नहीं 7 साल पहले जो उनके राष्ट्रपति थे उनके तब से दोहा ऑफिस लगाना, उसको बातचीत करना कार्रवाई की, यानी कि अमेरिका अपने आप को अफगानिस्तान से डिसएंगेज करना चाहता था, ये पहले से सबको मालूम है। इस दौरान अमेरिका के तकरीबन 2400, नाटो के तकरीबन 450, तकरीबन 3,000 सैनिक उनसे मारे गए और करोड़ों ट्रिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो गए। फायदा कुछ नहीं हुआ, बस इतना है कि आतंक के ऊपर थोड़ा बहुत जो कंट्रोल करना था हो गया। इस पूरे संदर्भ में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक काट लगा के बैठा हुआ था और उसको मालूम था कि क्या हो रहा है। अभी तक वो अमेरिका को ब्लैकमेल करके ले रहा था और बाद में चीन को ब्लैकमेल करके उसका पिट्ठू बन करके लगा हुआ है। पूरा मकसद है इसका सेंट्रल इशू है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इनको अपने मदरसों में ट्रेन किया, अपने मदरसों में इनको रेडिकलाइज किया, अपने तरीके से इनको बढ़ाया। और तालिबान जो और कोई नहीं पठान है, और वो भी अफगानिस्तान के पठान है या पाकिस्तान में पठान रहते हैं, जो पठान है वो ना पाकिस्तान जानते हैं, अफगानिस्तान जानते हैं, वो पूरा इलाका उनका है, वो समझते हैं। पाकिस्तान बार पिछली बार भी दुरान लाइन के लिए गया तो वो मानने को तैयार नहीं, वो अपने क्रेडेंशियल देने के लिए क्या अंदाजे उसका भी उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं कोई क्रेडेंशियल चाहिए। तो उस वापिस से अगर हम देखें तो अगर हमें ये लगता है कि तालिबान से लोग डर गए हैं, लोग तालिबान से नहीं डरे हैं। तालिबान एक जो कहाँ के रहने वाले हैं वो भी तो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, 42% आबादी उनकी भी है, ताजिक भी है, और वहाँ पे हजारा भी है, वहाँ पे उज्बेक भी है, इसराइली भी है, बाकी लोग भी हैं। ये सब लेकर के अफगानिस्तान बनता है और पिछले 250 साल से पठानों का राज रहा है, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके एक अपना तरीका है और आज की तारीख में अगर हम कहें कि कोई दूसरी सरकार लोग क्यों नहीं जाते, यूएन क्यों नहीं जाता, बाकी क्यों नहीं जाते, और जो बाकी अफगान के 50% आबादी है उनको बचाने, आप मानिए 3 लाख अफगान नेशनल आर्मी को हथियार भी दिए, वो पूरी की पूरी विरासत आज की तारीख में जिनके पास है, तालिबान के पास है, जिनको दी थे वो हथियार, उन्होंने तो वो हथियार छोड़ दिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए कौन लड़ेगा? सबसे पहले जो उस नागरिक है उन्होंने लड़ना है, उन्होंने तो हथियार डाल दिए। अब इसके जब उन्होंने हथियार डाल दिए, अब हम समझते हैं कि दूसरे आकर के लड़े। क्यों? कौन ऐसा देश होगा जो अपने जवानों की जान गंवाने के लिए उधर जाएगा जिससे उसके कोई फायदा ही नहीं है। अब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जरूर मैं मानता हूँ ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए, इससे
कोई शक नहीं है। तो कौन ऐसा देश होगा वो अपने सोल्जर्स को उधर भेजेगा मरने के लिए, किसके लिए? और ऐसा एम और ऐसी जगह जहाँ पे आज की तारीख में जो पठान है उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक AK-47 चाहिए और थोड़ा बहुत खाना चाहिए, उससे वो पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। ऐसे माहौल में जो पश्तून वाली सोच, ऐसी मानसिकता, कौन जाना चाहेगा उधर? कोई नहीं जाना चाहेगा। यही नहीं, इसलिए तो उसको बोलते हैं कोई भी नहीं जाना जाएगा। बड़ी व्यवहारिक बात जो है संजय कुलकर्णी साहब कह रहे हैं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मेरे साथ आपसे संवाद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषय नहीं, राष्ट्रीय विषय है। और आपसे बात करूं उससे पहले दो बयान आपसे साझा करना चाहता हूं, जो भारत के दो नेताओं के बयान है तालिबान और अफगानिस्तान के घटनाक्रम के संदर्भ में। एक बार वो बयान सुनिए और उसकी रोशनी में फिर आपसे संवाद करता हूं। डॉलर्स वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने वहां पर इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, अफगानिस्तान में सलमा डैम हमने बनाया, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी, ईरान से चाबार पोर्ट को हम बना रहे थे जो वहां पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाकर काम रुका दिया। मगर 7 साल मोदी सरकार, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी आप 3 साल उसमें शामिल कर लीजिए, और हमारा एयरक्राफ्ट वहां पर भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल ले जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए? आज पूरे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अल-कायदा और आइसिस सीरिया से, इराक से अपने रिक्रूटमेंट के बेसिस को शिफ्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को अनगवर्नड स्पेसेस में। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा सवाल मोदी सरकार से है। जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहां का भी अब अमेरिका ने कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने को आजाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? वो उसने अमेरिका को के पांव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। आपने दोनों बयान सुने, एक बयान ओवैसी साहब का था और जो दूसरा बयान था वो शुद्ध रूप से सपा सांसद का है। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में भी लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वहां पर अफगानियों ने भी तालिबान के रूप में आजादी की लड़ाई लड़ी है। क्या दिक्कत की बात है? दिक्कत की बात वहां पर है तो पता नहीं। तो भारत में उत्तर प्रदेश में माननीय सपा सांसद के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। भारत सरकार की अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया तालिबान के संदर्भ में, पर सियासी प्रतिक्रिया सामने। आपसे जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में तालिबान का आना भारत की अंदरूनी राजनीति के लिए भी क्या कोई मुद्दा बन रहा है? सोशल मीडिया में चल रहा है कि तालिबान केवल अफगानिस्तान में नहीं रुकेंगे, इस्लामिक क्रांति केवल तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान में नहीं रहेगी, ये पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान में आएगी। और हिंदुस्तान को इसे बचाने के लिए वर्तमान निजाम का मजबूत होना जरूरी। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना, तालिबान का वहां आना भारत की राजनीति को किस रूप में प्रभावित कर रहा है? देखिए, तालिबान का अफगानिस्तान में आना भारतीय राजनीति को ऐसे प्रभावित कर रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को, क्योंकि 4-5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हिंदुत्व सबसे प्रखर है उत्तर प्रदेश में। तो हिंदुत्व के लिए जरूरी है कि एक सामने जो है शत्रु जो है दिखाई पड़े, वो शत्रु तालिबान के रूप में। और तालिबान का मतलब हिंदुस्तान में कौन सा वर्ग आता है उसको कहने की जरूरत नहीं, आपको मालूम ही है, सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो डर दिखा करके आप जो है हिंदुत्व की फसल, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। अब वो तो तालिबान से पहले शुरू हो गई थी, जंतर मंतर के नारे हो, या लखनऊ में अलकायदा की उपस्थिति हो, या कानपुर की घटना हो, या और घटनाएं हो, तो कोशिश तो सारी शुरू हो चुकी थी। तालिबान ने एक और हथियार दे दिया। और जो शफीकुर रहमान बर्ग साहब जैसे जो समझदार बड़े ज़हीन किस्म के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो और मदद कर रहे हैं इस मामले में। इस तरह के बयान देकर के, स्वतंत्रता की लड़ाई बता करके, जो इमरान खान ने बोला वही बर्ग साहब ने बोला। इस मामले में मैं जो ओवैसी का बयान है वो ज्यादा
समझदारी भरा मैं मानता हूं कि भाई जब अमेरिका तालिबान से बात कर रहा था तो भारत को भी अपना एक बैक चैनल खोल कर रखना चाहिए था, क्या दिक्कत थी। और ये बात खाली ये नहीं कह रहे हैं, हामिद करजई साहब जो है, जो इस वक्त तालिबान काबुल में बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं और जो बिल्कुल प्रो इंडियन है, हिंदुस्तान में ही पले बड़े हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, वो खुद इस बात को कहते रहे कई बार कि जो है भाई इंडिया को जो है इस तरह से एक चैप्टर खोलना चाहिए ताकि कभी जो है जरूरत पड़े तो वो खोल सके। आज की तारीख में स्थिति जो है, देखिए भारत सरकार का अभी तक कोई अधिकृत, आपने सही कहा, कोई बयान नहीं आया। सीसीएस की बैठक में सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि अब जब तालिबान की हुकूमत वहां कायम हो गई है या होने वाली है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उससे दुश्मनी बांधे कब तक बैठे रहेंगे? आपके हजारों करोड़ रुपए वहां फंसे हुए। नंबर एक, चीन जो है, चीन ने क्यों प्रोएक्टिव है? चीन का इतना इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, और बगल में उसके जो उइगर मुसलमानों का झंझट है, तो वो चाहता है तालिबान को गुडविल में लेकर के उन पर नियंत्रण करे, अपने हितों को सुरक्षित करे। भारत को भी यही चाहिए कि जिस तरह से अभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान्यता देनी चाहिए, लेकिन आप अमेरिका के चक्कर में अपनी ऐसी न करें। अमेरिका तो चला गया सारा निपटा करके अपना सात समंदर पार, हमको तो यहीं रहना है ना। तो हमारे बगल में कोई पड़ोसी घटना है तो आप उस पर शांत बैठ के नहीं रह सकते, आपको कोई ना कोई एक लाइन तो लेनी पड़ेगी। अब दो ही रास्ते हैं, या तो एकदम आप तालिबान के खिलाफ मोर्चा ले लें कि बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, या उसके साथ एक रिश्ता कायम करके वहां की सरकार के साथ, तालिबान के साथ नहीं, जो अफगानिस्तान में सरकार बने उसके साथ आप कायम करके पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज करें और अपने हितों की सुरक्षा करें। तो मुझे लगता है समझदारी तो इसी में होगी, और ये कई सारे सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात को मान भी रहे हैं कि कब तक आप अतीत की घटना को लेकर के उस माइंडसेट में रहेंगे। भूलना नहीं चाहिए अतीत को, लेकिन अतीत से शिक्षा तो लेनी चाहिए। दूसरी बात यह कि तालिबान का जो सर्ज हुआ, इतना सर्ज हुआ है, ये भारत के लिए तो चिंताजनक है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आज भले इमरान साहब बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन जो पूरा वहां का जो फाटा वाला इलाका है और जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, अफगानों ने कभी डूरंड लाइन को नहीं माना है, और वहां के जो पठान पख्तून है वो अफगानिस्तान से ज्यादा उस इलाके में है, और वहां भी एक पाकिस्तानी तालिबान है जो हक्कानी गुट जो है वो लगातार जो है पाकिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वो और अफगानी तालिबान अगर मिल गए, और अब तो ये अफगानी तालिबान पाकिस्तान के भरोसे नहीं है, अब इनको इतने ज्यादा हथियार मिल गए हैं, इतना ज्यादा सब कुछ मिल गया है जो कभी पाकिस्तान में नहीं दे सकता था। जो अमेरिकन ट्रेंड फोर्सेस थी, अफगान फोर्सेस, 3 लाख सैनिक, उसमें काफी सैनिक तो उन्हीं के साथ जुड़ गए, वो सारे हथियार, सारी जो है टेक्नोलॉजी, सब कुछ इनके कब्जे में आ गई है। तो ये 1996-95 का तालिबान नहीं है, ये तालिबान बहुत वेल इक्विप्ड हो गया है। दूसरा, तालिबान को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी चाहिए। जो बयान आ रहे हैं उनके कि हम सब ठीक करेंगे, हम पहले वाली गलती नहीं दोहराएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संबोधित कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बार उनको माने और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार, मुकम्मल सरकार कायम हो। हालांकि वो इस्लामी रिजीम ही होगी। अब जैसे इस्लामी रिजीम सऊदी अरब में है, इस्लामी रिजीम ईरान में है, बहुत सारे मुस्लिम देशों में लगभग इस्लामिक स्टेट है वो, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बना रखा अपनी सरकार का। तो हामिद करजई, अब्दुल्ला और जो लोग हैं वो इसी कोशिश में है कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि ऐसी सरकार बने जो सारे, चूंकि वहां ताजिक भी है, उज्बेक भी है, हजारा भी है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, सबको उसमें शामिल किया जाए ताकि दोबारा गृह युद्ध की स्थिति न हो। पंजशीर में अभी तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान का कब्जा नहीं हुआ, वहां भी हमेशा मसूद की फौजें और उनके बेटे जो है पड़े हुए हैं और वो उन्होंने विरोध किया है। तो उन सबको साथ लेकर के तालिबान अगर बनाता है कोई मुकम्मल सरकार वहां पर, जिसमें तालिबान भी और ये सारे समूह हो, तो फिर भारत सरकार को भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह इनसे बातचीत करें। भारतीय राजनीति, मुझे लगता है विदेश नीति का इस्तेमाल देश की राजनीति में नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उसका नुकसान होता है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण के लिए तालिबान का इस्तेमाल न किया जाए, बाकी अपना जो करना करते हो। तालिबान का इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा और जो भारत के हितों के प्रतिकूल होगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है विनोद अग्निहोत्री जी की। भारत की अंदरूनी राजनीति में विदेशी मसले का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि अगर देश की राजनीति में हित साधने के लिए विदेश से जुड़े हुए मसलों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं देश के हित ही उससे प्रभावित होते हैं। मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास में थोड़े अलग नजरिए को समझने के लिए आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब समय आ गया है कि हमें तालिबान को एक आतंकी समूह के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक ताकत के तौर पर देखने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि सैन्य विकल्प इन देशों के अंदर विकल्प के तौर पर मौजूद नहीं रह गया। तो क्या तालिबान जो कह रहा है उसे वो आने वाले समय में क्रियान्वित करे, इसके लिए अब एक दबाव बनना चाहिए, इसके लिए कोई व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बननी चाहिए, या इस आधार पर उसे अछूत करार दिया जाए कि नहीं ये तो बहुत ही दुष्ट लोग हैं,
ये तो बहुत क्रूर लोग हैं, ये तो आतताई किस्म के लोग हैं और इनसे कोई संवाद नहीं होना चाहिए। किस रजनी के साथ जाना चाहेंगे आप? जी देखिए, जहां तक तालिबान का सवाल है तो ये भी हमें बात बहुत ख्याल रखनी चाहिए कि ये अफगानिस्तान 1996 का नहीं है, ये अफगानिस्तान 2021 का है। 20 सालों के अंदर लोगों ने वहां पे जिस प्रकार की डेमोक्रेसी थी, लेकिन एक तरह की डेमोक्रेसी थी। वहां पर यूनिवर्सिटी चल रही थी, स्कूल कॉलेज चल रहे थे, महिलाएं पढ़ने जा रही थी, रोजगार में थी। तो एक बदला हुआ अफगानिस्तान है। जब तालिबान पिछली बार वहां पर आया था तो अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था और उस सिविल वॉर के चलते तालिबान वहां पर उभर गया था और 89 के बाद से लगातार अफगानिस्तान के अंदर तमाम तरह के प्रॉब्लम थे और 20 साल एक तरह की स्थिरता अफगानिस्तान के अंदर रही है। लोगों का एस्पिरेशन भी है और तालिबान को ये पता है। अभी जो इससे पहले वक्ता बोल रहे थे उन्होंने सही कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है, भारत में बैकडोर चैनल अब तो ये ऑलमोस्ट मीडियम है कि बैकडोर चैनल ऊपर गए हैं तालिबान के साथ पिछले कुछ समय में। अब चिकित्सा के बावजूद तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर भारत के वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है अफगान की जनता के अंदर, तो मैं तो बहुत सारे फिल्म से जानता हूँ, हिंदुस्तान के प्रति एक प्रेम भी है। तो इन तमाम चीजों पर चलते अगर तालिबान ये एक तरह से इंश्योर करे कि किसी भी एंटी इंडिया फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं की जाएगी, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से बातचीत आगे जा सकती है। पर अगर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है और ये कंफ्यूजन इसलिए जाता है क्योंकि इतिहास गवाह है। आपने अपने शुरुआती इसमें आपने कहा कि कंधार की वो घटना, वो जो हिंदुस्तान का एक हवाई जहाज वहां लेके चले गए, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के पर एक रोल प्ले करती है। हमें वो कहीं ना कहीं इस तरह का एक संदेश देती है, हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। तो जहां पे हमें कॉशियस रहना चाहिए, धनंजय त्रिपाठी जी का कहना है। लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, मैं एक और चिंता के संदर्भ में आपकी राय को जानना चाहता हूं। जानना ये चाहता हूं कि एक तरफ तालिबानी लड़ाके थे जो अपने वतन से ही खदेड़ दिए गए थे, दूसरी तरफ सुव्यवस्थित पूर्ण प्रशिक्षित सेना थी अमेरिका की, इंग्लैंड की और अन्य देशों की, जिन्होंने 2 दशक तक ट्रेनिंग दी है अफगानी नागरिकों को, वहां की सेना को तैयार किया, हथियार उपलब्ध कराए, संसाधन उपलब्ध कराए। दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार रहने वाले अमेरिका के द्वारा प्रशिक्षित लोग कुछ महीने तो छोड़िए, कुछ दिन तो छोड़िए, कुछ घंटे भी मुकाबला कर पाए हों ऐसा दिखाई नहीं दिया। आज मैं समझना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ और जिन लोगों को यह प्रशिक्षित किया गया था और जो भगोड़े बने हुए दिखाई दिए, ये भविष्य में कोई नई समस्या तो नहीं बनेंगे हम लोगों के लिए, दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी? हिमांशु जी, ये वाकई एक विडंबना है। हम तालिबान जरूर कहते हैं पर वो पठान है और वो भी उसी देश के नागरिक हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान के ट्रेंड हो, पाकिस्तान के सपोर्टेड हो, पर वो एक ही बिरादरी है। और जो पठान होते हैं उन्हें वतन नहीं, उन्हें बिरादरी पहले आता है। वो इस्लाम बाद में, बिरादरी पहले। अगर इस्लाम पहले होता तो वो इस तरह की कार्रवाइयां नहीं कर रहे होते और खून खराबा जिस तरीके से हो रहा है नहीं होता, क्योंकि उनकी बिरादरी सबसे पहले आती है, बाद में इस्लाम आता है, बाद में वतन आता है, वो सब बाद में है। और जब वो पठान है और क्योंकि वो मुसलमान है, उन्होंने शरिया इंप्लीमेंट करने का कहा है। और ये अभी नहीं, पहले भी 1996, 2001, वही नहीं, जब बातचीत शुरू हुई 2018 में भी, तब भी तकरीबन 50% डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कब्जे में थे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं। पर ऐसे कैसे हो गया कि इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग देने के बाद, इतना सब कुछ उनको देने के बाद, उन्होंने हथियार क्यों छोड़ करके भगोड़े हो गए? कारण एक, नंबर 1, शुरू से ही 2018 के बाद शायद अफगान नेशनल सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारे होना है, वो तो है ही नहीं। सारे के सारे तालिबान से बात कर रहे हैं और किसी को कोई शक नहीं कि कल सरकार बनेगी, किसकी बनेगी? तालिबान की बनेगी, उनकी तो बननी नहीं है। ये तो साफ जाहिर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर लड़ना है तो ये हमारे ही भाई हैं, लड़ेंगे, खून खराबा होगा, इसमें कोई शक नहीं। उससे अच्छा है कि हथियार डालने में कम से कम
हम भी जिंदा रहेंगे और उन्होंने तो हमको मारना ही है। तीसरी बड़ी बात, जज्बा, जिसे बोलते हैं जज्बा। लड़ने के लिए आपको कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन, अगर आप में वो जज्बा ही नहीं है, आप में वो लड़ने की हिम्मत ही नहीं है, आप में वो आप देखिएगा, इनके पास हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, बख्तर बम गाड़ियां, टैंक्स, आर्टिलरी पीसेस, मॉडर्न वेपन, सब कुछ है। तालिबान के पास क्या है? AK-47। उनके कपड़े देखो, उनकी तनख्वाह तो छोड़ ही दो, उनके कपड़े देखो, उनके पजामे देखो, उनकी जेब में सिर्फ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स होंगे जो उन्होंने जेब में डाल रखे हैं, और वो उनका मकसद एक है, उस मकसद से लौटे। चाहे उनका मकसद हमें पसंद आता हो ना हो, वो बात अलग है, पर एम इज क्लियर कि उनको क्या चाहिए और वो उससे हट नहीं रहे। बाकी जो है 20 साल के अंदर अमेरिकन सॉफ्ट पावर जो है वो बाकियों में आ गया। अब उनका हैमबर्गर, पिज्जा, मोबाइल, कनेक्टिविटी, एम्पावरमेंट, उसकी आदत हो गई है। और ये जो है अभी भी उतने ही रस्टिक है, वैसे ही पहाड़ों में रहते हैं। अगर आप कल न्यूक्लियर बॉम्ब भी उधर गिरा देंगे, तालिबान आपको जिंदे दिखेंगे, क्योंकि वो गुफाओं में रहते हैं, वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आप जाना मुश्किल हो जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, सब। तो एक जो जज्बा है कि मैंने अपना, उनको वतन बाद में बिरादरी को जो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, और पिछले 250 साल से पठानों का राज अफगानिस्तान में रहा है। दुरानी 1747 के बाद लगातार बीच में से रबानी जो ताजिक है वो आए, फिर थ्रू आउट एक पठान, यानी कि वहां के रहने वाले लोगों को भी मालूम है कि राज करता है तो पठान करता है। जो पठान की जो इमेज है वहां के लोगों के बीच में बहुत ऊंची है, और पठान खुद भी उस तरीके से रहने की कोशिश करता है। जब तक किसी में जज्बा नहीं होगा, आप उसको कितने भी अच्छे हथियार दे दो, वो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो जब आदमी सामने देखता है वो वैसे ही घबरा जाता है। चाहे उसके पास कुछ जो जज्बा है वो था तालिबानियों में। तालिबानियों में जज्बा था, उनमें एक था कि हमने जीतना है, कुछ भी हो जाए, चाहे 10 साल 20 साल जो भी लग जाए। और जब अमेरिका ही उनसे बातचीत करने पे आ गया, चीन ही ने अपने घुटने टेक दिए, रूस भी अपने उनके बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान तो उनके बिल्कुल हाथ से खा रहा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अब मालूम था तालिबान को आज नहीं तो कल हम सरकार तो हमारी बनेगी, और तेंदुआ जो है वो अपने बिंदु नहीं बदली करता। और सबको मालूम है कि ये तालिबान है, इसका मकसद क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी मानसिकता क्या है। और उस संदर्भ में तालिबान जो है उस हौसला, उस मोटिवेशन, उस डिसिप्लिन, चाहे पसंद ना आए औरतों के बरखिलाफ जिस तरह की वो कार्रवाई करते हैं, किसी को पसंद नहीं है, पर उनकी सोच जो है वो है कि औरत इज सेकेंड रेट सिटीजन और घर के अंदर रहेगी, और उस सोच से वो चलते हैं। और उसी सोच से लगातार बाकी जो पूरा अफगानिस्तान है, उसी अफगानिस्तान ये देश है, ये दूसरों के एड पे चलेगा। अगर तालिबान जो है $1.5 बिलियन लेकर भी देश चला लेगा, पर जब इनको आदत पड़ गई है जिस अमेरिकन तरह के रहने की, बगैर एड के, बगैर बाहर की सहायता से ये अफगानिस्तान नहीं चलेगा। पर तालिबान चलाने की कोशिश करेगा अपने बलबूते पे, अपने आप, चाहे वो नारकोटिक करे। साहब आपने दूसरी बात कही, मेरा एक सवाल है इसमें। आपने कहा उनके लिए वतन बाद में, इस्लाम भी बाद में, सबसे पहले बिरादरी है। तो अशरफ गनी तो उन्हीं की बिरादरी के थे। अशरफ गनी का सत्ता में रहना क्यों बर्दाश्त नहीं हो उन्हें, जब आप बिरादरी को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं बतौर सैन्य विशेषज्ञ, तो फिर उन्हें क्यों खदेड़ दिया गया और इस कदर खदेड़ा गया कि अशरफ गनी देश छोड़ के ही भाग खड़े हुए। अब जो तालिबान है, जो पठान है, इनके बीच में 60-70 अलग अलग ट्राइब्स हैं। जरूर जैसे आपने कहा अशरफ घानी पठान है, करजाई पठान है, अब्दुल्ला आधे पठान और आधे ताजिक हैं बाकियों के। पर जो ताजिक है, चाहे अपने क्या उसको बोलते हैं अहमद शाह मसूद, जो पूरे के पूरे आज की तारीख में अहमद शाह मसूद के 2 भाई वाली मसूद और जिया मसूद कहाँ है, वो कुरैशी के साथ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। वो कानूनी कहाँ है, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। यानी कि बाकी नॉर्दर्न अलायंस के भी जो बड़े बड़े लीडर्स माने जाते हैं, वो भी आज की तारीख में इस्लामाबाद में बातचीत करें पाकिस्तान से कि अब तालिबान तो सरकार चलाएगी, पर ऐसी सरकार चलाए जिसमें सबका फायदा हो, उनका भी फायदा हो और तालिबान का भी फायदा हो, और सारे मुल्क। तो क्यों आज की तारीख में जो बाकी नॉर्दर्न अलायंस 96-2001 में जिस प्रकार से नॉर्दर्न अलायंस खड़ा था, क्या आज खड़ा दिखता है आपको? दोस्तुम कहाँ है? दोस्तुम भी भाग गया, सारे के सारे उनके दोस्तुम का पैलेस देखिएगा,
सारा पूरा वो लेकर के गए, उनका राष्ट्रपति भाग गया। आप देख सकते हैं सलाह जो अभी राष्ट्रपति बना है वो क्या कहता है, मैं तालिबान से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, वो सोच में है। पर आप कल देखेंगे सारे के सारे मिलेंगे, हर एक को नॉर्दर्न अलायंस की जो सोच है जिसपे हजारा जो शिया है और बाकी जो पश्तून है वो सुन्नी है, वैसे भी सुन्नी और शिया के बीच में जो अंदर रहती है वो रहती है, वैसे ही ट्राइब्स के बीच में भी है। पठान अपने पठानों को भी नहीं छोड़ेगा अगर उस बिरादरी के बरखिलाफ किसी ने बात की, अगर उनकी औरत ने बरखिलाफ बात की तो वो भी मारी जाएगी। तो वो भी मारी जाएगी। कुलकर्णी साहब, कुल मिलाकर वर्तमान जो नतीजा है उसके संदर्भ में सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं, वो जज्बे का बता रहे हैं कि जो अमेरिका के द्वारा प्रशिक्षित फौज थी उसमें जज्बा था ही नहीं, तो जीत की उम्मीद कैसे करते। और तालिबान जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे थे उनके अंदर जज्बा था और उसका नतीजा सामने है। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार विनोद अग्निहोत्री जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर कुछ सवाल भारत की सियासत को लेकर और तालिबान के घटनाक्रम को लेकर जो बाकी रह गए। जी विनोद जी। देखिए हिमांशु जी, ये बड़ी इतिहास की विडंबना है कि सोवियत संघ यानी रूस की फौजों के खिलाफ मुजाहिदीन को अमेरिका ने तैयार किया, पाकिस्तान में पाला पोसा, उन्हीं मुजाहिदीन की कोख से तालिबान पैदा हुआ और उसी तालिबान के अमेरिका से लड़ा और जिस रूस के खिलाफ तालिबान के मुजाहिद लड़ते थे वही आज रूस उनके साथ है। तो इतिहास का चक्र कैसे घूमता है। और हम जो है पुराना बैगेज लिए बैठे हुए हैं कांधार विमान कांड का, कि रूस जो 10 साल जिसकी फौजें लड़ी मुजाहिदों से और तालिबानों से, आज वो उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ दोस्ती कर रहा है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से वो उसकी जरूरत है। चीन उसकी जरूरत है जियो पॉलिटिकली, इसी तरह हमारी भी जियो पॉलिटिकली जरूरत है कि जो भी सरकार अफगानिस्तान में हो उससे हमारे रिश्ते अच्छे हों, चाहे वो तालिबान की हो या गैर तालिबान की हो। मुझे लगता है इस आधार पर भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति सोचती है और सोचना चाहिए, वही एक तरीका है। वरना अगर आप आइसोलेशन में पड़ जाएंगे तो पाकिस्तान, चीन, रूस और अफगानिस्तान की चौकड़ी अगर बन गई तो हम तो गिर जाएंगे बीच में। इसलिए हमको कोई न कोई एक घटनाक्रम पर आपकी दृष्टि चाहूंगा। अगर आपको इस तरह हो तो तकरीबन 1.5 महीने पहले कांग्रेस के चर्चित राजनीतिज्ञ या आप कहें कांग्रेस के विवादास्पद राजनेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कतर में भारत के अधिकारी तालिबान के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत सरकार ने ना तो उसकी पुष्टि की ना खंडन किया। क्या आज इस मौके पर आप महसूस करते हैं कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही, भारत सरकार समझ नहीं रही, ऐसा नहीं है। भारत सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ घटित हो रहा है उसमें ध्यान रख रही है, उस अनुसार कदम उठा रही है। दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा था, क्या इसे आप उसकी रोशनी में देखेंगे? बिल्कुल। देखिए, भारत सरकार चुपचाप नहीं बैठी हुई है। भारत सरकार के जो कर्णधार है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब जो है, विदेश मंत्री जयशंकर, इस सब इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को ध्यान में रख करके जो दिग्विजय सिंह ने कहा था, दोहा में निश्चित रूप से बैक चैनल के लिए हमारे लोग गए हुए थे और वो बाकायदा वहां रहे। इसमें ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, भले सरकार ने उसकी पुष्टि नहीं की हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में चीजें हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार भारत जो है दक्षिण एशिया की बड़ी ताकत है। हम यहाँ पर रीजनल लीडर हैं, अगर हम उसमें अपने को अलग नहीं रख सकते, इसलिए हमारी सरकार ने निश्चित रूप से बैक ट्रैक चैनल एक जरूर खोला हुआ है। इसीलिए देखिए, इस बार तालिबान ने आपके एम्बेसी पे हमला नहीं किया, आपके किसी आदमी को रोका नहीं, आपके जहाज को आने दिया, आपके सब लोगों को आने दिया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो पर्दे के पीछे चली रही है और उनका बयान भी आ रहा है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी खिलाफ नहीं होने देंगे। उन्होंने हिंदुस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में, उसको स्वीकार किया और उसके लिए आभार व्यक्त किया। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, मेरा आपसे सवाल है अब इसी की रोशनी में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक अलग रुख के साथ है तालिबान के संदर्भ में और देश की राजनीति में एक अलग रुख जाहिर कर रहे हैं अपना। उत्तर प्रदेश में तालिबान की अगर कोई हिमायत कर रहा है तो हम मामला दर्ज कर दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस दृश्य को लेकर आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से वही किया जाता है जो देश हित में होता है और देश हित के आधार पर ही विदेश नीति और कूटनीति चलती है। मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल घरेलू राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो तालिबान का हुआ खड़ा करके उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है हिमांशु जी, क्योंकि जैसे ही चुनाव होने में 5 महीने हैं, अभी 5 महीने के अंदर बहुत पानी बह जाना है काबुल और दिल्ली के बीच में। तो अब उस दौरान अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बन गई कि भारत को तालिबान से आधिकारिक बातचीत करनी पड़ी और उनके साथ कुछ रिश्ते कायम करने पड़े, अभी हमने अपना दूतावास खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया वहां पर,
हमारे कर्मचारी सब आ गए हैं, लेकिन दूतावास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार समझ रही है इस चीज को और वो परिस्थिति देख रही है। और अगर उस रिश्ते बन गए तो फिर आप क्या कैसे ध्रुवीकरण करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? कुल मिलाकर विनोद अग्निहोत्री जी बार बार कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देश की राजनीति में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। धनंजय त्रिपाठी जी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे और संजय कुलकर्णी साहब भी। मैं पहले संजय कुलकर्णी साहब के पास चलता हूं, वो कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे विनोद अग्निहोत्री जी की टिप्पणियों पर। जी संजय जी, आपका कुछ कहना जनरल साहब। ये देखिएगा, सबसे बड़ी बात अगर आज है अफगानिस्तान में, अगर स्थिति असामान्य है और इनस्टेबल सिचुएशन है अगर अफगानिस्तान में, उसका असर हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बाकी जो स्लीपर सेल्स हैं या बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पे है, आईएसआई का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो या फिर अलकायदा हो, ये जितने आतंकी संगठन है, इनको एक तरीके से उनकी हौसला अफजाई होती है। ये जो उनके सोच विचार वाले लोग हैं वो इसी का हमेशा हमें लगा था कि वहां से किसी प्रकार से भी कोई स्पिल ओवर ना हो जाए, जबकि पाकिस्तान और तालिबान एक ही है, क्योंकि आफ्टर पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया है, पाकिस्तान ही उनकी मदद कर रहा है और पाकिस्तान अब इनको इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान के बरखिलाफ। इसी को चीन पाकिस्तान को फंडिंग करेगा कि इन लोगों को इस्तेमाल करो भारत के खिलाफ। तो भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी, इससे हमने बचना है। भारत के अंदर अगर ऐसे सोच के जो लोग हैं उनसे हमें बचना है। हमको अपनी निगरानी सतर्क महत्वपूर्ण टिप्पणी जनरल साहब कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जो खतरा है वो आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में बढ़ावा होने का है। तो तालिबान की मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसका संबंध हमारे लिए चिंता का सबब शुरू से रहा है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं धनंजय त्रिपाठी जी के पास चलना चाहूंगा। धनंजय त्रिपाठी जी भी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार धनंजय जी की बात सुनते। जी धनंजय जी, आप कुछ नजरिए के साथ आना चाह रहे थे हमारे साथ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सबसे बड़ी बात है जो तमाम आतंकी संगठनों में लग सकता है कि तालिबान एक बहुत ही छोटा संगठन था, हरा दिया गया था 2001 के अंदर, लेकिन 20 साल लगातार अमेरिका से लड़ करके, अमेरिका को हरा करके वापस से वो अफगानिस्तान के अंदर काबिज हुआ है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मैसेज से गया है। दूसरा जो भारत में चिंता का विषय है, बातचीत तो हमेशा ओपन रखनी चाहिए। तालिबान का, जैसे कि तमाम सारे लोग भी कह रहे थे कि तालिबान का एक रुख बदला हुआ है भारत के प्रति, और वो हमें ओपन रहना चाहिए क्योंकि भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको तालिबान मेरे ख्याल से टच नहीं करेगा क्योंकि वो एंटी अफगानिस्तान काम होगा उसकी तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है वो है कि पाकिस्तान जो हैंडलर रहा है तालिबान का, क्या वो तालिबान को इतना लिवरेज देगा, क्या वो तालिबान को इतना स्पेस देगा कि भारत के साथ नेगोशिएट करके एक डिप्लोमेटिक संबंध बनाए। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में हमारे सामने। पूर्ण टिप्पणी प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी कर रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, तालिबान के साथ भारत के रिश्ते बेहतर रहे अगर वह एक हकीकत के तौर पर अफगानिस्तान में सरकार के तौर पर सामने आता है तो क्या पाकिस्तान को यह बर्दाश्त होगा? पाकिस्तान किस भूमिका के तहत उस समय दिखाई देगा, ये भी हमारी रणनीति में विचार का हिस्सा होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम इस बातचीत के बारे पर पहुंचे तो मर्म यह है कि तालिबान एक हकीकत के तौर पर, एक राजनीतिक ताकत के तौर पर दुनिया के सामने आ चुका है। दुनिया के तमाम देश इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए अपने रिश्तों को परिभाषित करने की कोशिश में है। भारत चूंकि पड़ोसी मुल्क है, चीन और पाकिस्तान अपने रुख को सार्वजनिक कर चुके हैं, ऐसे में भारत के लिए चुनौती काफी बड़ी हो जाती है। भारत को देश की राजनीति के संदर्भ में अपने पहलुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए या भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये विचार का हिस्सा होना चाहिए। और जो कुछ भी हो वो देश हित में होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी मौजूदा हालात को समर्पित कुछ इस रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें शायर स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसे मंजर देख के जिनको पत्थर चीख उठे, ऐसे मंजर देख के जिनको पत्थर चीख उठे, वो मंजिल पर ही देखे हमने खामोशी के साथ। जफर गोरखपुरी ने जो ये शेर लिखा, ये वर्तमान में भारत सरकार के नजरिए के संदर्भ में भारत सरकार ने धैर्य का परिचय दिया है, धीरज का परिचय दिया है। कुछ लोग अपेक्षा कर सकते हैं ये धैर्य या धीरज इस समय किस लिए, पर जब मामला देश के हित का हो तो जल्दबाजी नहीं,
बल्कि संयम के साथ फैसले लिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं सरकार जो भी फैसला लेगी वो आखिरकार देश हित में ही साबित होगा। इस कामना के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।